नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी राजस्थान पर। आज सबसे बड़े मुद्दे में, बहुत ही सेंसिटिव मुद्दे पर करेंगे चर्चा। दरअसल आप जानते हैं कि बीते कुछ दिनों में राजस्थान की अलग अलग जगहों से धर्मांतरण के उद्देश्य से हो रहे बेटियों के शोषण की खबरें सामने आई हैं। इन खबरों से एक बार फिर आम जनमानस में धर्मांतरण बिल को लेकर चर्चा शुरू हो गई है। राजस्थान सरकार द्वारा लाए गए धर्मांतरण कानून को लेकर विपक्ष ने जिस प्रकार हंगामा किया था, अब सवाल उठ रहे हैं कि अगर ये आगामी बिल पहले से लागू होता तब शायद प्रदेश की बेटियों के साथ शोषण के इरादे से ऐसा खेल करने की हिम्मत कोई नहीं करता। अजमेर से लेकर राजस्थान के अलग अलग जिलों से इस तरह की खबरें सामने आने के बाद अब चर्चा तेज भी है और माहौल भी गरमाया हुआ है। आम जनता के बीच चल रही चर्चा में एक सबसे बड़ा सवाल यह भी निकल कर आ रहा है कि पुलिस का लोकल नेटवर्क कहां सो रहा है, या यूं कहें कि पुलिस के पास अपना कोई लोकल नेटवर्क बचा ही नहीं है। लेकिन ऐसा माना नहीं जा सकता, क्योंकि प्रदेश की पुलिस ने कई बार अपने लोकल नेटवर्क के दम पर ही बड़े बड़े केस सॉल्व किए हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या फिर क्यों और कैसे आखिर सिस्टम की नाक के नीचे ये सब प्रकरण घट रहे हैं और प्रशासन इन सब से बेखबर था। अब बुलडोजर एक्शन भी हो रहा है, लेकिन देहात में कहावत है कि मार पीछे पुकार से फायदा क्या है। बेटियों की मानसिक पीड़ा का बुलडोजर का जोर कम कितना कर पाएगा, चर्चा करेंगे। सवाल बहुत हैं, मुद्दा बड़ा है। सीधे तौर पर प्रदेश की बेटियों से जुड़ा ये मुद्दा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का प्रयास एक जगह नहीं, अलग अलग जगहों पर हुआ। प्रशासन की नाक के नीचे होता रहा। प्रशासन का लोकल नेटवर्क कहां सो रहा था, बहुत बड़ा सवाल ये अपने आप में बनता है। या फिर ये लोग, ये गिरोह क्या पुलिस के नेटवर्क से भी बाहर हैं? सवाल बहुत हैं, चर्चा करेंगे कुछ खास मेहमानों के साथ। लेकिन उससे पहले कुछ ग्राफिक्स के जरिए आपको पूरा विषय एक बार फिर समझाते हैं। तो देखिए अब तक क्या क्या एक्शन हुआ। 3 आरोपी बाल सुधार गृह में हैं। पूर्व पार्षद समेत 11 गिरफ्तार कर लिए गए हैं। साथ ही आप देखिए 8 लोग पुलिस रिमांड पर हैं। 3 आरोपी बाल गृह में और टोटल आप देखिए 11 लोग, पार्षद समेत 11 लोग की गिरफ्तारी हुई है अब तक इस अजमेर से आए प्रकरण में, और 8 लोग पुलिस रिमांड पर भेजे गए। तो अब तक के एक्शन में ये चीजें घटी हैं। 3 आरोपी को बाल सुधार गृह में भेजा गया है। धर्मांतरण विरोधी बिल, अब आप देखिए तो इसमें क्या है कि नाबालिग और SC ST के धर्मांतरण पर 3 से 10 साल की सजा है। सामूहिक धर्मांतरण कराने पर कड़े प्रावधान रखे गए हैं। धर्मांतरण विरोधी बिल में क्या क्या है वो आपको बता रहे हैं। लव जिहाद, जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान रखा गया। 60 दिन पहले धर्मांतरण कराने के लिए, अगर मर्जी से भी करा रहे हैं तो 60 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को। मर्जी से धर्मांतरण के लिए कलेक्टर को सूचना देना अनिवार्य कर दिया गया। धर्म बदलवाने के लिए शादी तो लव जिहाद माना जाएगा। शादी का उद्देश्य लव जिहाद, तो शादी रद्द होगी। धर्मांतरण बिल में इस तरह की बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें और जिनकी वजह से ये माना जा रहा था कि बिल जो जब आएगा तो उससे काफ़ी राहत मिलने वाली है। हालांकि अभी इस बिल पर ठीक है, तो ये धर्मांतरण बिल के ऊपर जिस प्रकार से बहस हुई, लग रहा है कि पिछले दिनों और जो प्रकरण बीते दिनों में सामने आए हैं उसने फिर से एक बार ये सवाल अब वापस विपक्ष से पूछा जाने लगा है, या उन लोगों से पूछा जाने लगा है जो इस बिल का विरोध कर रहे थे। क्योंकि जो प्रकरण बीते कुछ दिनों में सामने आए हैं उन्होंने बहुत एक चिंता तो सामने ला के खड़ी की ही है, जिस पर चिंतन की बहुत आवश्यकता नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे इस चर्चा में। प्रकाश लांबा जुड़ेंगे, वकील हैं आप, राजस्थान हाईकोर्ट में, स्वागत आपका। आनंद वर्धन शुक्ला साहब जुड़ेंगे, रिटायर्ड IPS अधिकारी है आप। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए सुमित श्रीमाल जुड़ेंगे, प्रवक्ता हैं BJP के, स्वागत आपका। कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रवक्ता कुछ देर बाद ज्वाइन करेंगे। सबसे पहले शुरुआत हम लोग कर रहे हैं आनंद वर्धन साहब से। आनंद साहब, इस तरह के प्रकरण ये ऐसे हैं जो समाज का सौहार्द भी खराब करते हैं और इतने सेंसिटिव हैं कि एक छोटी सी चिंगारी एक बड़ी आग में तब्दील हो सकती है। बहुत बड़ी घटनाएं इसको लेकर, इन सब तमाम प्रकरणों को लेकर के हमारे देश ने देखी भी हैं, लेकिन अब फिर एक बार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, सामने आ रही हैं। अजमेर से भी खबर, ब्यावर से खबर, फिर उससे पहले उदयपुर से कुछ दिनों पहले घटना सामने आई, और भी कई ज़िले हैं, सूची लंबी है। आपका अनुभव क्या कहता है? मैंने सवाल शुरुआत में ये पूछा था कि क्या पुलिस का लोकल नेटवर्क
के रेंज से ये सारे गिरोह, ये सारी गतिविधियां बाहर हो गई हैं क्या सर? आनंद साहब अनम्यूट कर लीजिएगा। आप लोगों को सबको इतिहास पता है, अजमेर जिले का पूर्व में भी ऐसी घटना घटी है जी। और धर्मांतरण की घटनाएं भी धीरे 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 कहीं ना कहीं प्रकाश में आती हैं। जब आपको पता है ऐसा बिल राजस्थान सरकार लेके आई थी तब कितना हंगामा हुआ था, लेकिन ये समय की मांग है। जिस तरह से लड़कियों को, बच्चियों को फुसला करके उनको तरह तरह के प्रलोभन दे करके इस तरह की कार्रवाइयां की गई हैं, आपको पता होगा आज से लगभग आई थिंक 25-30 साल पहले भी अजमेर में ऐसी घटना घटी थी। बिल्कुल हुई थी, लेकिन ठीक 33 साल पहले मुल्जिमों को 1992 का ब्लैकमेल कांड हुआ था सर। जी, तो उस समय के अपराधियों को, मुल्जिमों को सजा दिलाने में कितने साल लगे हमारे न्याय सिस्टम को? 24 साल जी। 25 साल 28 साल जी। क्या इस तरह से कोई न्याय हो सकता है? धर्मांतरण विरोधी जो भी कानून है जिसके तहत कार्रवाई होनी चाहिए जी। क्या हमारा प्रशासन इतना सीरियस है इन बातों को लेके? मैं समझता हूं कि विजयनगर के अंदर जो घटना अभी घटी है जी। और जिस तरह से पुलिस प्रशासन और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, इसी तरह तेजी से काम करना चाहिए। कोई कितना भी बड़ा ताकतवर क्यों ना हो, किसी को ये शक्ति नहीं दी जानी चाहिए कि वो बहन बेटियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करे, उनको फुसला करके उनका धर्म परिवर्तन करे। और इस तरह की घटनाओं पर बहुत ही सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। मैं समझता हूं, मैं उम्मीद करता हूं कि ब्यावर जिला प्रशासन इस पर कार्य कर रहा है और मुझे उम्मीद है कि अजमेर जैसा जो वो हुआ है, फेट हुआ है इसका, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को, पुलिस थाने को, एसडीएम को, प्रशासन को, नगर निगम को जो भी कार्रवाई करनी है, मैं उसके विस्तार में नहीं जा रहा हूं, तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक खतरा है। हाँ, इसको समझिए आप लोग। लेकिन आनंद साहब इसमें फिर बात वही है कि कार्रवाई तो अब ये लोग अब कर रहे हैं, अब सरकार का भी एक्टिवनेस सामने आई है, उसके बाद प्रशासन भी एक्टिव हो गया, आपने बताया कि त्वरित कार्रवाई की गई। लेकिन एक सवाल सर इस बीच ये उपज रहा है कि ये चीज़ें कोई 1-2 महीने के बीच की अंतराल की नहीं है, ये मतलब काफ़ी दिनों से सर इस तरह की चीज़ें हो रही थी। कभी एक बेटी के साथ ऐसा हुआ, फिर 3-4 बेटियां इस नेटवर्क के, इस गिरोह के चपेट में आ गई। तो मैं अभी अपने न्यूज़ रूम में बात कर रहा था अपने साथियों से, तो मैं यही चर्चा कर रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि फौज को भी जब आवश्यकता पड़ती है तो पुलिस के लोकल नेटवर्क का इस्तेमाल फौज भी करती है। तो सवाल ये है कि जो जिले की पुलिस है, क्षेत्रीय जो पुलिस है, अब क्या इनके लोकल नेटवर्क के लिए ये मुद्दे ही नहीं है? क्योंकि आपने भी अभी कहा अपनी बात में कि प्रशासन अब उस तरीके से ध्यान नहीं देता जैसा अब दे रहा है। अब दे रहा है, ये अच्छी बात है, लेकिन मैं कह रहा हूं लंबा प्रोसेस हुआ है, इस बीच में कहां है पुलिस का नेटवर्क? जिन बालिकाओं के साथ, जिन बच्चियों के साथ ऐसा हुआ, पुलिस को तो आप कह रहे हो, मैं मंजूर करता हूं आपकी सारी बात, उनके घर वाले कहां सो रहे थे? क्या अपनी बच्चियों के प्रति, अपनी लड़कियों के प्रति सब आंख में पट्टी बांध के बैठे हैं? उनको पता बड़ी नहीं बात, है उनकी बच्चियां ये कहां जा बहुत रही बड़ी हैं। बात आप कह रहे हैं आनंद साहब की। इस बीच मैं ये भी इसको और मैं प्रमुखता से कहना चाहूंगा, हम लोग हमेशा चर्चा करते हैं, अभी कोटा में जिस तरह से स्टूडेंट सुसाइड के भी मामले पर हमने लगातार चर्चा करी आनंद सर, उसमें भी ये विषय निकला कि पेरेंट्स कहां हैं, माता पिता कहां हैं, क्यों नहीं ध्यान दे पा रहे हैं अपने बच्चों के ऊपर, और उनके ऊपर ध्यान देने से ज्यादा जरूरी और कौन से काम है जिसमें हम लोग उलझे हुए हैं? निश्चित रूप से देखिए, उस चर्चा में भी मैंने आपसे कहा था कि घर वाले जबरदस्ती प्रेशर मारते हैं कि जो मैं नहीं बन सका वो मेरा बच्चा बन जाएगा। यहां विजयनगर कोई बहुत बड़ा मेट्रोपॉलिटन टाउन नहीं है जी बिल्कुल, बहुत छोटी सी जगह है। हाँ। ऐसी छोटी जगह पर पत्ता हिलता है तो लोगों को पता चल जाता है। घर वालों को इस बारे में कुछ पता नहीं, उनकी बच्चियां कहां जा रही हैं, किससे मिल रही हैं। मोटरसाइकिल से जाती होंगी, स्कूटर से जाती होंगी, एक्टिवा से जाती होंगी। घर वाले क्या बिल्कुल अंधे हैं? उनके ऊपर कोई प्रश्न पूछने वाला नहीं है? ठीक है, मैं चाहता हूं कि पुलिस प्रशासन को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए, और नहीं है तो उन पुलिस वालों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए जहां मौन करके बैठे हुए हैं आप। और इतने दिनों से, इतने सालों से ये चल रहा है। हाँ। मैं नहीं मानता कि लोगों को इसका पता नहीं होगा। और एक्शन होना चाहिए, एक्शन होना चाहिए बिल्कुल। और अब इस डिस्कशन में अच्छा है कि शुरुआत में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आनंद साहब लेकर आए कि परिजन और माता पिता जिनकी प्राथमिक जिम्मेदारी है अपने बच्चों का ध्यान रखना, वो कहाँ सो रहे हैं।
चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले जरा एक बार प्रकाश लांबा साहब अधिवक्ता हैं राजस्थान हाईकोर्ट में, उनसे एक बार समझ लेते हैं कि धर्मांतरण कानून जो आगामी है, जो आएगा, जब पास होगा, उसके आने से क्या परिवर्तन होगा, क्योंकि बिल तो एक कानून तो धर्मांतरण को लेकर प्रकाश लांबा साहब इस देश में है, कितना फर्क क्या है, क्या चेंजेस उससे आ सकते हैं, और इस पे जरा आप अगर विस्तार से बता पाएं। सर, पहली बात यह है कि राजस्थान में ये कानून 2008 में भी लाया गया था वसुंधरा गवर्नमेंट के टाइम पे, लेकिन ये उस टाइम काफी इसका विरोध हुआ और ये आगे बढ़ नहीं सका। अभी गवर्नमेंट ने हाल ही में ये घटना हुई उसके बाद में ये बिल लेके आए हैं। इसका नाम है राजस्थान विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2025। इस विधेयक में साहब धर्मांतरण मामले में अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसके लिए 1 से 5 साल की सजा है। दूसरी तरफ 15,000 का जुर्माना भी इसमें प्रोविजन किया गया है। उसके बाद अगर मान लो कोई आदमी जो SC/ST का है, नाबालिग है या महिला है, तो ऐसी स्थिति में अगर कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो वहां पे 2 से 10 साल तक की इसमें सजा का प्रोविजन किया गया है। साथ में 25,000 रुपए तक का जुर्माना भी इसमें किया गया है। तथा अगर कोई सामूहिक अगर ग्रुप में कोई धर्म परिवर्तन करवाता है तो ऐसी स्थिति में यहाँ पे 3 साल से लेकर 10 साल तक का जेल का प्रोविजन किया गया है। साथ में 50,000 रुपए का जुर्माना का भी इसमें प्रोविजन रखा गया है। अब आगे इसमें बात करते हैं। एक सबसे बड़ी बात इसमें एक चीज और गवर्नमेंट लेके आई है, वो है कंपनसेशन। अगर कोई पीड़ित है ऐसा तो उसके लिए इसमें कंपनसेशन का भी प्रोविजन गवर्नमेंट ने रखा है। और दूसरी ओर कैसे इस चीज के लिए कोई धर्म परिवर्तन का अगर मान लो करना भी चाहे तो उसको एप्लीकेशन पहले डीएम साहब के पास यहाँ डालनी होगी, जो कि 2 महीने पहले डालनी होगी। उसके बाद में जैसे वो एप्लीकेशन पे जांच होगी, वो हो सकता है पुलिस के जरिए करवाए या अपने इंटरनल मैकेनिज्म से करवाए। हाँ, उस जांच के ठीक बाद है। में आगे तो प्रकाश साहब, अभी जो कानून एक्टिव है, अभी जो कानून चलन में है, उसके हिसाब से इन आरोपियों पर क्या कार्रवाई बनती है? सर, अभी देखो राजस्थान में तो ऐसा कोई कानून है नहीं। धर्म परिवर्तन को लेकर ऐसा कोई कानून है नहीं। तो अभी तो आईपीसी के प्रोविजंस में एफआईआर हुई है और उन्हीं में इनके आगे कार्रवाई होगी। नहीं तो सेंट्रल में तो है ना, तो उसके लिए उसके हिसाब से नहीं होगी कार्रवाई इन पर? सर, सेंटर वाले का राजस्थान में मेरे हिसाब से उसको लेकर काफी पेचीदगियां हैं अभी, लेकिन बिल्कुल प्रोविजन वो भी इन्वोक किए हैं गवर्नमेंट ने। ठीक है, आनंद साहब कुछ कह रहे हैं। आनंद जी, आप कुछ कह रहे थे। भारतीय दंड मतलब अब तो भारतीय न्याय संहिता हो गई, उसमें भी इतने प्रोविजंस हैं कि उसका एक्शन हो सकता है। ऐसा नहीं है कि प्रोविजन नहीं है। हाँ, लेकिन केंद्र के सरकार मतलब राज्यों का ये विषय है ना, तो जिन राज्यों ने लागू कर दिया तो अभी एक्शन हो रहा है। इसकी कोई मतलब शिकायत नहीं है कि एक्शन नहीं हो रहा। बस इसमें एक बात का मुझे लगता है सर, आप और बेहतर बता पाएंगे, इसको मैं आऊंगा लौट के आपके पास, कि केस अगर ढीला बनेगा, अगर कमजोर केस बनेगा तो फिर ऑप्शंस रहेंगे आरोपियों के पास, विकल्प रहेंगे, एक लूप होल्स रहेंगे निकलने का। तो बहुत जरूरी है कि जो प्राथमिक रूप से जो केस दर्ज हो, सॉलिड एविडेंस इकट्ठा करना है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को। आज ही मेरी डीएम ब्यावर से इस बारे में बात हुई है और एक्शन हो रहा है। आप निश्चिंत रहिए, कोई कितना भी ताकतवर हो, एक्शन होगा। ठीक है, ये अच्छा है सर। ये बात मैं एक प्रशासनिक अधिकारी के मुख से सुन रहा हूं तो मुझे और भरोसा भी जागा है। लेकिन हमारे साथ सुमित श्रीमाल साहब भी हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, इस पैनल पे हमारे साथ हैं। सुमित साहब, आनंद सर लंबा अनुभव उनका रहा है प्रशासनिक सेवाओं में, उन्होंने अभी आश्वस्त किया है कि मौजूदा अधिकारी कार्रवाई कर रहे हैं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं कि आप लोग का क्या योजना है, क्या आप लोग इसको एक राजनीतिक मुद्दे के तौर पर केवल प्रोपोगेट करना चाहते हैं आने वाले वक्त में, या फिर आपके पास एक विजन है इन चीज़ों पर लगाम लगाने का, और आप प्रतिबद्ध भी हैं क्या उसके लिए? बिल्कुल, आप देखिए जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल जिस प्रकार से राजस्थान में सत्ता में आते ही कानून व्यवस्था जो बिल्कुल दृढ़ हुई है, जिस प्रकार से सुदृढ़ हुई है, निश्चित ही वो पूर्व के 2018 से 23 के काल में अगर अपन कंपैरिजन करते हैं तो निश्चित ही हम परिणाम जो है वो सुखद पाते हैं। लेकिन अभी इससे पहले भी आप देखेंगे कि कांग्रेस का जो तुष्टीकरण है लगातार जो कांग्रेस करती आई है, और जैसा कि भी आदरणीय बिल्कुल भाई साहब ने बताया कि जब ये धर्मांतरण पर जो कानून आया या हम इसको लाने की बात कर रहे हैं तो निश्चित ही किस प्रकार से इसका विरोध कर रहे हैं। पूर्व में मैं कई डिबेट्स में जुड़ा हूं तो
ये जो मामला अभी हुआ है बिल्कुल ताजा, इससे पहले वो कहते थे कि राजस्थान में इस प्रकार के मामले नहीं हुए, लेकिन बिल्कुल जिस प्रकार से अजमेर में ही 1992 में जिस प्रकार से वो कॉलेज में किस प्रकार से ब्लैकमेल करके फोटोज बिल्कुल जो बाजार में दी गई थी, और उसके अंदर सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के बिल्कुल अधिकारी और उसके अंदर जो पदाधिकारी थे वो भी उसमें शामिल थे। आप देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि स्वयं के लिए कि हम ये घटना आज हुई है, लेकिन निश्चित रूप से हम पहले ही सजग हैं। माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से हम धर्मांतरण कानून लेकर के आ रहे हैं, और बिल्कुल जिस प्रकार से भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत भी, जैसा आदरणीय इन्होंने बताया कि निश्चित ही इनको कड़े से कड़े कानून के अंतर्गत इनको सजा मिलेगी, और जिस प्रकार से गिरफ्तारियां भी 11 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 8 लोगों को रिमांड पे लिया गया है, 3 नाबालिगों को जिस प्रकार से सुधार गृह में भेजा गया है, तो लगातार जनता का विश्वास, निश्चित ही जो जनता ने हमको विश्वास जताया था उस विश्वास को बनाए रखने के लिए, और निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी सिर्फ एक सत्ता में इस प्रकार इसलिए नहीं आती कि सिर्फ एक सत्ता का आनंद लेने के लिए या उसका भोग करने के लिए नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित पार्टी है। निश्चित रूप से जनता के लिए जो हमने जो मैनिफेस्टो में कहा था और कानून व्यवस्था की जो बात थी, वो निश्चित ही आज बिल्कुल कारगर और धरातल पर उतरती हुई नजर आ रही है। आप देखिए किस प्रकार से बिल्कुल 1 साल से 5 साल का जो इसमें जेल होगी, और नाबालिग से होगा तो 3 साल से 10 साल के लिए जो कारावास होगा। इसमें जिस प्रकार से आप देखिए कि किस प्रकार से मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करें और ईसाई मशीनरी काम कर रही थी, लेकिन हमने इन बात को देखा और नीतिगत नहीं। तो श्रीमाल साहब, कांग्रेस पार्टी बहुत ज्यादा सपोर्टिव इस विषय पर आपके साथ नहीं रहती है सदन के अंदर, उसका क्या कारण मानते हैं आप? इसका जवाब आप दें, उससे पहले मैं बताऊं पौरुष भारद्वाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, वो फिर आपका काउंटर करेंगे, लेकिन आपकी राय जानना चाह रहा हूँ श्रीमाल जी। बिल्कुल बिल्कुल, आप देखिए कि इनका विशेष समुदाय से विशेष लगाव हमेशा जो रहा, मैंने भी बताया था कि जिस प्रकार अधिकारी जी ने बताया कि 1992 में जो मामला हुआ था उसमें कांग्रेस के पदाधिकारी भी शामिल थे, तो इनकी मानसिकता तो आप देखिए इससे निश्चित रूप से झलकती है। और अभी की मैंने जैसा आपको एक उदाहरण बताया कि ये जो मामला हुआ ब्यावर वाला, इससे पहले ही इनके ही अधिकारी कहते थे कि ये राष्ट्रीय स्तर पर कानून होना चाहिए और इसकी कमियां गिना रहे थे। आप देखिए भजनलाल जी जिस प्रकार से लगातार इनके बिल्कुल मंसूबों को खत्म करने के जवाब लेते हैं पौरुष भारद्वाज को मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूं इस डिस्कशन में। लेट हिम एंटर द डिबेट। पौरुष जी, आपको लगता है कि जिस तरह की खबरें, जिस तरह के प्रकरण अब सामने आ रहे हैं, पुलिस की कार्रवाई भी हो रही है, एक पूर्व पार्षद से लेकर अन्य लोगों को रिमांड पर लिया गया है, अब इन तमाम प्रकरणों पर आप मुझे बताइए कांग्रेस का क्या टेक है? देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो हमारे समय में हम लोगों पर कानून व्यवस्था के ऊपर उंगली उठा करके जो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाया, और मुझे लगता है कि शायद उसी मामले में जो है उसका एक झूठा गुब्बारा फुला करके लोग सत्ता में आए। सत्ता में आने के बाद में देखिए क्या स्थिति हो गई। आप ये जब से सत्ता में तब से लेकर के 6 महीने की बच्ची से लेकर 60 साल तक की वृद्धा के बलात्कार की या मिसयूज की उनकी खबरें हर समाचार पत्र में डेली कहीं ना कहीं पर आती है। स्थिति, राज्य की स्थिति ये हो गई कि महिला एसएचओ को गुंडे रास्ते में रोक लेते हैं, उसके साथ छेड़छाड़ करते हैं, और वो एसएचओ जाकर के संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज कराने के लिए जाती है, तो उस महिला एसएचओ को थाने में एफआईआर दर्ज करने से मना कर दिया जाता है। इस राज्य के अंदर महिलाओं की स्थिति ये है कि महिला आईपीएस जो भिवाड़ी की लगी हुई थी, उस जिले के अंदर जो है उसी के खुद के पुलिसकर्मी उसकी जासूसी करते हैं, और उसके बाद में जो है उस मामले को भी दबा दिया जाता है। जिस राज्य में पुलिस अधिकारियों की स्थिति ये हो रही है और वहां पर ये लोग बातें करते हैं कांग्रेस के राज की। अरे भाई, आप मुझे यह बात बताओ कि जिस महिला एसएचओ को लोगों ने रोक लिया था, गुड्डों ने। पौरुष जी, मैं क्या बात पूछ रहा हूँ आपसे, मुद्दा आज का क्या है? आप विषय अलग ले जा रहे हैं। आप मैं राहुल जी उसी मुद्दे पे आ रहा हूँ। क्या सरकार में कांग्रेस होगी तो भी हर वारदात के लिए कांग्रेस जिम्मेदार? जब विपक्ष में कांग्रेस बैठी है तो भी विपक्ष में कांग्रेस जिम्मेदार? ये लोग क्या वहां पे क्या पूरी बाजी तलने के लिए सत्ता में बैठे हुए? ऐसे कहिए, छोड़ दीजिए। दूसरी बात, आप ही के राज में। पौरुष जी, आपकी ये बात जायज है। पौरुष जी, आपकी ये बात जायज है। सत्ता पक्ष अक्सर कांग्रेस को बहुत चीजों के लिए जिम्मेदार ठहराता है, पर मेरा सवाल तो ये था ही नहीं ना मेरे भाई। मैं आपसे जो पूछ रहा हूं उसका मुझे लगता है आप जवाब देंगे तो बेहतर डिस्कशन हम लोग कर पाएंगे। मैं आपसे कह रहा हूं इन तमाम प्रकरणों पर कांग्रेस का क्या टेक है? निश्चित तौर पे अपराधी कोई भी हो राहुल जी, अपराधी की कोई जाति नहीं होती, अपराधी का कोई धर्म नहीं होता, अपराधी अपराधी होता है।
अपराधी चाहे किसी जाति का हो, तो किसी धर्म धर्मांतरण का, कानून किसी जब वर्ग सरकार का हो, लेकर के किसी- आएगी, जब उस पे किसी चर्चा प्रदेश का हो, आगे और होगी, तो आप लोग किस तरीके से रिएक्ट करेंगे उस पे? आप तब धर्मांतरण कानून का विरोध करेंगे। उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये अच्छी बात आप कह रहे हैं कि उस पर करनी चाहिए। मैं वही आपसे कह रहा हूं, जब धर्मांतरण कानून सरकार लेकर के आएगी और उस पर चर्चा होगी, आप लोग क्या स्टैंड लेंगे उस पर? क्या डिबेट, क्या डिस्कशन आप लोग की तरफ से रहेगा? देखिए राहुल जी, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि धर्मांतरण कानून का जो प्रारूप इस सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक पटल पे जो आया, और जो हमारे देश का संविधान कहता है, हमारा देश का संविधान ये कहता है कि यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से जो है वो किसी भी धर्म की पूजा पद्धति अपना सकता है, किसी भी धर्म को मान सकता है, और यदि जबरन उसके ऊपर कोई इस तरह की कोई दबाव डाल करके या कोई लालच दे करके यदि उसके खिलाफ उसके कोई धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करता है, तो ऐसे मामलों में तो अब से पहले वाले कानूनों में भी सजा होती थी। हमारी सरकार के समय अनेकों कार्रवाइयां हुई है, और मैं आपसे ये तो श्रीमाल साहब होती थी क्या? श्रीमाल जी इसमें जुड़ेंगे। श्रीमाल साहब होती थी क्या जब आप लोग विपक्ष में थे, कांग्रेस सत्ता में थी? आप लोग इस तरह के विषयों को ढूंढते थे? आपको कई बार मिले भी ऐसी चीजें जहां पे इस तरह के प्रकरण घट रहे थे, भले ही उसमें आपका राजनीतिक लाभ हो, लेकिन मैं जानना चाह रहा हूं, क्या कांग्रेस के टाइम पे इस तरह की कार्रवाई होती थी क्या? कार्रवाई नहीं होती थी, लेकिन तुष्टिकरण बात रह गई। मैं बताता हूं जिस प्रकार मैं लौट रहा हूं परू जी, आऊंगा आपके बिल्कुल पास। जिस प्रकार से भीलवाड़ा में आप देखेंगे कि कन्हैया हत्याकांड जो उदयपुर वाला था, भीलवाड़ा में जो हुआ, जयपुर में हुआ, 1992 में इनके अधिकारी उसमें लिप्त पाए गए। लगातार जो विशेष समुदाय से विशेष स्नेह जो इनका रहा है, और आज भी इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि धर्मांतरण कानून वास्तव में राज्य के हित के लिए है, क्या जनता के हित के लिए है, ये इस बात को नहीं बोलेंगे। आपने इनसे प्रश्न क्या किया और क्या जवाब दे रहे हैं? ठीक है श्रीमाल साहब, एक मिनट देंगे बस। पौरुष जी क्योंकि चर्चा में लास्ट में जुड़े थे, पौरुष जी बात पूरी कर लीजिए अपनी। 30 सेकंड आपके पास पौरुष जी, 30 सेकंड आपके पास। राहुल जी, मैं इस बात को कह रहा हूँ कि जो अभी इनके द्वारा जो सार्वजनिक पटल पर, अभी सार्वजनिक पटल पर इनके द्वारा जो धर्मांतरण कानून लाया गया, आप ये विशेष समुदाय से विशेष स्नेह की जो बात करते हैं, लगातार उसी वजह से जो तुष्टिकरण की राजनीति आप करते हैं। ठीक है श्रीमाल साहब, एक बोलने देंगे। 2008 में सुनिए, वसुंधरा इनके कानून को ये बीजेपी वाले मौखलाते हैं असल में। इनके साथ दिक्कत ये है कि सच सुनते उछलते हैं, इनके मिर्ची लगती है, जैसे और इसको रोकने का प्रयास किया। और बीजेपी वालों के सच पे धर्म लग जाता है, ये लोग सुनते नहीं है। नहीं श्रीमाल साहब जवाब लेंगे, लेकिन ठीक है, आप दोनों लोग का ये इस चर्चा के बीच एक बार प्रकाश लांबा साहब मुझे आसान भाषा में समझाइए। राजस्थान के अंदर एक बेटी अभी इस वक्त मान लीजिए थाने में जाती है, वो कहती है कि मेरे साथ एक व्यक्ति ने मुझे बहला फुसलाकर मेरा माइंड वॉश करने की कोशिश की है और वो मुझसे धर्मांतरण करने का दबाव बना रहा है। सामने इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बैठा हुआ है, दरोगा जी हैं या एसएचओ साहब हैं, जो भी हैं, अब वो क्या करेंगे? मुझे प्रोसीजर आसान भाषा में जरा बता दीजिए अब मौजूदा स्थिति के हिसाब से। सर ऐसा है, पहली बात तो राजस्थान में ही नहीं पूरे देश में पुलिस की प्रणाली तो अभी तक इतनी सुधरी नहीं है कि कोई आदमी जाके थाने में इतना इजीली अपनी कंप्लेंट दे सके। और एसएचओ साहब तो स्थितियां ऐसी है कि जो भी व्यक्ति कोई थाने में जाता है तो एसएचओ तो बहुत मुश्किल से मिलते हैं। नहीं लांबा साहब, ये जनरल बात होगी, समय मेरे पास कम है, मैं एग्जैक्ट पॉइंट चाह रहा हूं आपसे। वो बेटी की शिकायत पर क्या कार्रवाई होगी, मुझे ये बताइए। सर बिल्कुल उस शिकायत पे कार्रवाई होगी। जो प्रोविजंस है बीएनएसएस और बीएनएस के, उनके तहत उसके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड होंगे। हाँ। और आगे जाके जो अभी तक तो राजस्थान में कोई कानून नहीं है, तो ऐसा तो कोई नहीं, तो कांग्रेस कह रही है कि उनके टाइम पे भी बहुत कार्रवाइयां हुई हैं, मैं वही समझना चाह रहा हूं। सर केवल उस टाइम आईपीसी एप्लीकेबल थी और आईपीसी में इन्होंने कार्रवाइयां की है। ठीक है, आखिरी 10 सेकंड है मेरे पास। मैं ये राहुल जी, आनंद साहब 10 सेकंड में आपके पास, बस 10 सेकंड में क्लोज करना है मुझे। मैं सुमित जी से ये पूछना चाहता हूं कि भाजपा की सरकार को मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि एडवोकेट साहब ने मेरी बात का समर्थन किया। भारतीय जनता पार्टी की तरह खाली लफाबाजी नहीं करी, विजयनगर में ये टीवी में बैठ के लफाबाजी करने से कार्रवाई नहीं होती। कानून की ठीक है, सवाल बहुत हैं और ये विषय बहुत गंभीर है, बहुत सेंसिटिव भी है, इस पर और समय चाहिए चर्चा के लिए। फिर एक बार इस पर करेंगे चर्चा।
विषय गंभीर है, सेंसिटिव है, इस पर और एक बार फिर बैठेंगे अपने खास पैनल के साथ, करेंगे चर्चा। आज हमारे साथ आनंद वर्धन शुक्ला साहब जुड़े थे, रिटायर्ड IPS ऑफिसर। बहुत शुक्रिया साहब आपका। प्रकाश लांबा साहब ने कानूनी पहलुओं पर नजर डाली, शुक्रिया आपका भी। पौरुष भारद्वाज ने कांग्रेस का पक्ष रखा। सुमित श्रीमाल जुड़े थे बीजेपी की तरफ से। NDTV राजस्थान पर सबसे बड़े मुद्दे में आज चर्चा कर रहे थे, इस बेहद ही गंभीर विषय पर। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मेरा नाम था राहुल भारद्वाज। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।